नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। पहले आपको एक बयान सुनवाते हैं, सुनिए। कुछ शब्दों से बड़े परिचित है। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। ये बयान है 8 फरवरी 2021 का। पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। इस जवाब के दौरान किसानों की बात हुई तो पीएम मोदी ने कह दिया कि कुछ लोग बिना आंदोलन के जी ही नहीं सकते, वो गुमराह करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि देश को आंदोलनजीवी लोगों से बचाना होगा, उन्हें पहचानना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, माजरत के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। यह कार्यक्रम देश विदेश की खबरों पर बिन मांगा ज्ञान देने वाला है, तो एक बिन मांगा ज्ञान मैं और दे रहा हूं जो सीधे आपसे जुड़ा है। याद करिए दिसंबर 1973 की वो तारीख जब आपके गृह राज्य गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ। शुरुआत हुई थी अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। वहां छात्रों ने खाने के बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। धीरे धीरे यह आंदोलन बड़ा होता गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ नई लड़ाई का प्रतीक बन गया। इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई। 9 फरवरी 1974 को मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा तक देना पड़ गया और इस आंदोलन में आप खुद भी शरीक थे। छात्र की हैसियत से नहीं, बल्कि संघ के एक युवा प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सहयोगी के रूप में। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, आपकी ही वेबसाइट कह रही है। तब पीएम मोदी की उम्र में 24 साल की थी। इसी आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से भी हुई थी। 1975 में जब आपातकाल लगा तो इसके विरोध की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जयप्रकाश नारायण पर ही थी। नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल का विरोध करने के लिए शुरू हुए आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हें गुजरात में लोक संघर्ष समिति का महासचिव तक बनाया गया था। यह संघ का एक संगठन था जो आपातकाल का विरोध कर रहा था। लेकिन फिर आपातकाल में संघ पर प्रतिबंध लग गया और मोदी को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। इस दौरान कभी उन्होंने सिख का रूप धरा था तो कभी बुजुर्ग का। और ये बात भी मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट कह रही है। इसके अलावा राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की थी। 1983 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच ने विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित करवाया था। इसमें राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन की बात की गई थी। 1984 में दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ था। फिर 1989 में प्रयाग में कुंभ के मौके पर राम मंदिर के शिलान्यास की घोषणा हुई। उसी साल बीजेपी ने अपने पालमपुर के अधिवेशन में राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल किया। 1990 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की और इस रथ यात्रा के संयोजक बने थे नरेंद्र मोदी। रथ यात्रा का मकसद राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन खड़ा करना था, जिसकी शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़े आंदोलन में भाग लिया था। यह आंदोलन था जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का आंदोलन। इसमें भी नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी के साथ आगे बढ़कर इस आंदोलन की कमान संभाली थी। तब मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा शुरू की थी। 11 दिसंबर 1991 को शुरू हुई यह यात्रा श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहराकर खत्म हुई थी।
उस वक्त भी नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ बगल में खड़े थे। इतना ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने साल 2011 में दिल्ली में लोकपाल के लिए हो रहे अन्ना आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। 2012 में जब योग गुरु बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया था। इतने आंदोलनों में शामिल होकर नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और फिर देश के प्रधानमंत्री, लेकिन कभी किसी ने उनको आंदोलनजीवी नहीं कहा, आंदोलनजीवी परजीवी नहीं कहा, क्योंकि हर एक आंदोलन शुरू दूसरे ने ही किया था और नरेंद्र मोदी उसमें शामिल हुए थे। और कुछ नहीं तो पीएम मोदी को अपने पुराने ट्वीट्स ही देख लेने चाहिए, जिसमें उन्होंने जन आंदोलनों के जरिए परिवर्तन की बात की थी, और ये बात तब की थी जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे। बाकी रही बात बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, तो ये पार्टी भी आंदोलनों की नींव पर ही खड़ी हुई है। इंदिरा का विरोध शुरू किया था जेपी ने, और वो भी छात्रों के कहने पर, लेकिन इस आंदोलन में तब के जनसंघ और अब की बीजेपी की बड़ी भूमिका रही थी। तभी तो 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो जनसंघ नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी केंद्र की सत्ता तक पहुंचे थे। राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी की बड़ी भूमिका रही। कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर शुरू हुए आंदोलन में बीजेपी की बड़ी भूमिका रही। यूपीए 2 में जब पूरे देश में कांग्रेस विरोधी माहौल बनना शुरू हुआ, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट तक के घोटाले सामने आए, तो इसके खिलाफ शुरू हुए आंदोलनों में बीजेपी की बड़ी भूमिका रही। दिल्ली में जब निर्भया जैसी जघन्य वारदात हुई तो उसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था, और इस गुस्से में बीजेपी के भी दिग्गज नेता शामिल थे। उन्होंने भी आंदोलन को धार दी थी। देश में जब जब महंगाई बढ़ी, बीजेपी के नेताओं ने सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया, लेकिन कभी उन नेताओं को आंदोलनजीवी और परजीवी नहीं कहा गया। देश में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बड़े बड़े जन आंदोलनों में शरीक होकर ही बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनी कि 1984 में पहले चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2019 में 303 सीटों पर पहुंची है। और इसी पार्टी से बने देश के प्रधानमंत्री आंदोलनों पर ही सवाल उठा रहे हैं, आंदोलनकारियों को परजीवी कह रहे हैं, लेकिन वो खुद एक बड़े आंदोलन से निकले हैं। उनके अभी के बड़े नेता जैसे रविशंकर प्रसाद और दिवंगत नेता जैसे अरुण जेटली छात्र आंदोलनों की ही देन रहे हैं। ऐसे में आंदोलनों पर सवाल उठाना और आंदोलनों में शामिल लोगों से देश को बचाकर रखने की नसीहत देना समझ से परे है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बिना आंदोलनों में शामिल हुए ही किसी पार्टी को इतना बड़ा जनाधार मिल जाता है? अगर बीजेपी इतने बड़े आंदोलनों में शरीक नहीं होती तो यहां तक पहुंच पाई होती? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।